वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। और आज एक बार फिर आप और मैं मिल रहे हैं एक बहुत बड़ा मुद्दा डिस्कस करने के लिए। और ये मुद्दा छिड़ा है साहब एक एडवांस रूलिंग आने के बाद। एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग महाराष्ट्र इन द केस ऑफ क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड ये कहता है कि आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। सर इसमें कौन सी नई बात है? आप ही ने तो बताया था, आप ही ने तो पढ़ाया था कि सेक्शन 24 आईएसडी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। लेकिन आज स्थिति और परिस्थिति बदल चुकी है और उसे ही हमें यहां एनालाइज करना है कि क्या वाकई में मेरे लिए आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। एक केस स्टडी हम फटाफट से डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन सी वो सिचुएशंस होती हैं जिन सिचुएशंस के अंदर आईएसडी रजिस्ट्रेशन हमें लेना पड़ता है और फिर वहीं से रास्ता निकलेगा उस डेस्टिनेशन का जिसे कहते हैं हम बिल टू शिप टू इन द केस ऑफ सर्विसेज। गुड्स के केस में तो बिल टू शिप टू मॉडल पढ़ा था और मैंने आपको अमेंडमेंट्स भी पढ़ाए थे जहां पर मैंने आपको ये बताया था कि बिल टू शिप टू इज ऑल्सो पॉसिबल नाउ इन द केस ऑफ सर्विसेज। तो जो रास्ता निकला है, क्या उस रास्ते से आईएसडी रजिस्ट्रेशन का रास्ता रुक जाता है? क्या आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है? क्या वो पहले मैंडेटरी था? इस सारा डिस्कशन अब हम इस केस स्टडी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सो एज ऑलवेज सिंपल सी बात है साहब, एक तरफ है महेश इंफ्रा। क्या है? महेश इंफ्रा। हमेशा की तरह हम वही केस स्टडी बनाएंगे जो हमने आईएसडी वाले लेक्चर में भी बनाई थी कि महेश इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। महेश इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड इज अ फर्म जो मुंबई में रजिस्टर्ड है साहब। कहां रजिस्टर्ड है? मुंबई में रजिस्टर्ड है और मुंबई में इनका हेड ऑफिस रजिस्टर्ड है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुंबई में महेश इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का हेड ऑफिस लोकेटेड है और इसी के अगेंस्ट मुंबई के अंदर ही आपके पास जीएसटी बाय एमएम का भी हेड ऑफिस रजिस्टर्ड है। जीएसटी बाय एमएम का भी हेड ऑफिस रजिस्टर्ड है। मेरी भी अलग अलग स्टेट्स में ब्रांचेस हैं और उसी तरह सामने महेश इंफ्रा की भी अलग अलग स्टेट में ब्रांचेस हैं। फॉर एग्जांपल, दे हैव अ ब्रांच इन राजस्थान, दे हैव अ ब्रांच इन पंजाब एंड दे हैव अ ब्रांच इन गुजरात। अकॉर्डिंगली मेरे पास भी राजस्थान में, पंजाब में और गुजरात में ब्रांचेस लोकेटेड हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, इट्स अ सिंपल केस। हमेशा की तरह मेरे पास ऑर्डर आता है किसका? महेश इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड हेड ऑफिस का, मेरे हेड ऑफिस को, कि हमें जीएसटी कंप्लाइंस ऑडिट करवाना है। क्या करवाना है? जीएसटी कंप्लाइंस ऑडिट करवाना है। हमने कहा जी साहब ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने ऑर्डर पास ऑन कर दिया हमारी ब्रांचेस को कि आप अपने अपने स्टेट में लोकेटेड ब्रांचेस का क्या कर दीजिए? जीएसटी ऑडिट कर दीजिए। और बिलिंग जो होगी वो कैसे होगी? बिलिंग जो होगी वो सेंट्रली होगी। ठीक है, यानी कि जो बिलिंग करेगा वो कौन करेगा? हेड ऑफिस ऑफ जीएसटी बाय एमएम बिलिंग करेगा मुंबई हेड ऑफिस ऑफ महेश इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को। यानी कि मेरा हेड ऑफिस जो मुंबई में लोकेटेड है वो महेश इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के हेड ऑफिस को बिल कर रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज, एज ऑलवेज हमेशा पूछा है, एक बार फिर पूछ रहा हूं, क्या महेश इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, यहां पर फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि 1000 रुपीज, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, 1000 रुपीज 18% का रेट है मेरा, कितना बनता है साहब? 180 रुपए। 180 रुपीज टोटल होता है 1180। तो 180 रुपीज का जो जीएसटी कंपोनेंट है, क्या महेश इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का हेड ऑफिस विच इज लोकेटेड इन मुंबई इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है? दिस इज द क्वेश्चन। और हमेशा की तरह आपका जवाब आएगा सर नहीं ले सकता, क्योंकि सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन नंबर 2 की सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी हम आईएसडी के ऊपर मास्टर क्लास कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने पूरा का पूरा मास्टर क्लास इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर डाला हुआ है और इसी के साथ हमने क्रॉस चार्ज भी वहां पर आपको पढ़ा रखा है। मैं आज सिर्फ जो मेरा मेन मुद्दा है आज का वो ये है कि मैं बिल टू शिप टू मॉडल को आईएसडी के साथ कंपेयर करने वाला हूं। तो आप सभी का जवाब क्या है सर? नहीं, नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 16(2) बोलता है कि सिर्फ इनवॉइस ही नहीं, आपको गुड्स और सर्विसेज रिसीव भी हुई हो, आपको गुड्स और सर्विसेज रिसीव भी हुई हो। जबकि यहां पर देखा जाए तो सर्विसेज एक्चुअल में जो जीएसटी कंप्लायंस ऑडिट, जीएसटी की जो कंप्लायंस ऑडिट हुई है
उसकी सर्विस किसने रिसीव करी है? ब्रांचेस ने रिसीव करी है। दे आर लोकेटेड इन राजस्थान, पंजाब एंड गुजरात। दे आर डिस्टिंक्ट एंटिटीज। वो अपनी अपने स्टेट में रजिस्टर्ड है, तो वो अलग तरह से, मतलब हम इसे कहते हैं जीएसटी में 25(4) के अंदर, सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 के अंदर कहते हैं ये अलग यूनिट्स है, डिस्टिंक्ट यूनिट्स है। तो क्योंकि डिस्टिंक्ट यूनिट्स है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन क्रिएट्स सेपरेट पर्सन। तो यहां पर सेपरेट पर्सन सर्विस रिसीव कर रहा है और सेपरेट पर्सन को बिलिंग हो रही है। सेक्शन 16 तो बोलता है बिलिंग भी आपके पास होनी चाहिए, गुड्स और सर्विसेज भी आपने रिसीव कर लिया हो, गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट भी हो गया हो। ये सारी कंडीशंस फुलफिल करने के बाद ही आपने अपना रिटर्न भर दिया हो, क्रेडिट आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप क्रेडिट नहीं ले सकते। तो यहां पर जो हेड ऑफिस ने है वो इनवॉइस का तो चलो ठीक है, कंडीशन फुलफिल हो गया, लेकिन क्या रिसिप्ट ऑफ सर्विस की कंडीशन फुलफिल हो गई? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। अगर आप आईएसडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, द आंसर इज नो। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता यह है कि आईएसडी रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, आईएसडी रजिस्ट्रेशन के नाम पर बिलिंग करवा लीजिए, और उसके बाद वही सारा प्रोसीजर लगेगा। वो अकॉर्डिंगली जीएसटीआर 6 सेम क्रेडिट इन द सेम मंथ, क्या बोलेंगे, सेम क्रेडिट ऑफ द मंथ इन द सेम मंथ आगे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, और ये कहानी आपकी खत्म हो जाएगी। उसका अकाउंटिंग भी पूरा हम ऑलरेडी देख चुके हैं आईएसडी वाले लेक्चर में, कि अकाउंटिंग जो होगी वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होगी, और कैसे क्या क्या एंट्रीज पास होंगी वो भी हमने देख लिया था। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि 2 मिनट के लिए मैं कहता हूं कि साहब मैंने आईएसडी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। सर लेना पड़ेगा, सेक्शन 24 में मैंडेटरी है। बात तो सुन लो पूरी मेरी, 1 मिनट के लिए मेरी बात तो सुन लीजिए। ठीक है, मान लिया बात सेक्शन 24 में मैंडेटरी है, लेकिन अब मैं आपको क्रॉस कराना चाहता हूं एक ऐसी चीज से जिसको देखकर आपको मजा आ जाएगा, और वो है साहब आपके पास सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन नंबर 2। आपके पास नहीं साहब, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कानून में आप ही ने डाली है। ठीक है, लॉ मेकर्स ही इसे इनकॉर्पोरेट करा चुके हैं अमेंडमेंट लाकर, और वही चीज मैं आपको दिखा रहा हूं। सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन नंबर 2 क्लॉज बी, जहां पर हम देखते हैं रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। क्या देखते हैं? रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। क्लॉज बी की बात कर रहा हूं मैं, कि आपको गुड्स और सर्विसेज एक्चुअली रिसीव हो गए हो। हमने कहा जी साहब ठीक है, और उसमें एक एक्सप्लेनेशन हुआ करता था, अगर आपको याद हो, कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज इट शैल बी डीम्ड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज वेयर the goods are delivered by the supplier to a recipient or any other person on the direction of such registered person, whether acting as an agent or not, or otherwise, before or during the movement of goods, either by way of transfer of document of title to the goods or otherwise। क्या मतलब है साहब? सिंपल सा मतलब है, डिटेल में समझ चुके हैं, बिल टू शिप टू की बात हो रही है। बिलिंग मुझे कर दीजिए, शिपिंग किसी और को कर दीजिए। हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाने के लिए ऐसा करते भी हैं, और प्रैक्टिकली ऐसा बहुत होता है। ई वे बिल भी याद करो, ई वे बिल के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि बिल टू शिप टू को आप अलग अलग मेंशन करते हैं ई वे बिल के अंदर भी। तो ई वे बिल के केस में वो बोल रहा है, एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे साहब, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज इट शैल बी डीम्ड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स और एज द केस में बी सर्विसेज। ये मान लिया जाएगा कि रजिस्टर्ड पर्सन ने गुड्स या सर्विस रिसीव कर ली है। आप खुद बोल रहे हो कि मान लिया जाएगा कि सर्विसेज रिसीव कर ली गई हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। और अगर आप ये मान रहे हो कि रजिस्टर्ड पर्सन ने गुड्स रिसीव कर लिया है, सर्विस रिसीव कर ली है, तो आप ही ने यहां पर एक और क्लॉज डाला एक्सप्लेनेशन के अंदर। एक्सप्लेनेशन सेकंड बोल सकते हो, या एक्सप्लेनेशन का क्लॉज सेकंड बोल सकते हो। क्या बोलता है? वेयर द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर टू एनी पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ और ऑन अकाउंट ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। यानी अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं और मेरे डायरेक्शन पर किसी दूसरे पर्सन को, देखो वर्ड भी क्या यूज करा है, पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन नहीं बोला उन्होंने। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन? बता चुका हूं, पर्सन जो होती है वो सबसे अपर कैटेगरी होती है, सबसे अपर कैटेगरी पर्सन होती है। पर्सन के बाद डिटरमाइन होता है कि वो पर्सन जो है वो रेसिपिएंट है या सप्लायर है, और उसके बाद डिटरमाइन होता है कि वो टैक्सेबल है या रजिस्टर्ड है। पर्सन सबसे ऊपर वाली कैटेगरी है, पर्सन इज द बिगेस्ट डेफिनेशन, उसके बाद बाकी चीजों की डेफिनेशन आती है। मैं आपको पूरी हायरार्की विद एडवांस्ड डायग्राम पढ़ा चुका हूं, वो भी पढ़ा चुका हूं। तो पर्सन लिखने से ये हुआ कि भले ही मेरी सामने वाली जो डिस्टिंक्ट यूनिट है, जो डिस्टिंक्ट पर्सन है, जो ब्रांच है, वो रजिस्टर्ड हो चाहे रजिस्टर्ड ना हो, इट डजंट मैटर। अगर मैंने डायरेक्शन दिया है कि उस पर्सन को आप सर्विस दे दीजिए, तो ये माना जाएगा कि वो सर्विस मैंने रिसीव कर ली है। ऐसा ये एक्सप्लेनेशन बोलता है। वापस आप चाहे तो रीड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ही हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज और बोथ, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन आ रही है, बोल रही है साहब, शैल बी डीम्ड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज इन 2 केसेस वेयर द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर टू एनी पर्सन, एनी मींस एनी, ऑन द डायरेक्शन ऑफ और ऑन अकाउंट ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन।
यानी मेरे डायरेक्शन पर, और देखो बाद में लिखा रजिस्टर्ड पर्सन, तो ठीक है साहब, ये बात तो फैक्ट है कि आपका हेड ऑफिस रजिस्टर्ड होना चाहिए, और हाँ जी साहब, हमारा हेड ऑफिस जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और उस रजिस्टर्ड पर्सन के डायरेक्शन पे ही किसी एनी पर्सन को ये, यानी कि हमारी ही डिस्टिंक्ट यूनिट को ये सर्विस दी गई है। मुझे बताइए, यहां पर ये बोला जा रहा है ना, यहां पर ये बोला जा रहा है कि ये माना जाएगा कि हेड ऑफिस ने सर्विसेज रिसीव कर ली है, तो बात खत्म। इस केस के अंदर जो प्रॉब्लम हमें आती थी वो बात खत्म होगी ना। यहां पर मैं ये कह दूंगा कि इस हेड ऑफिस ने सर्विसेज को रिसीव भी कर लिया है, तो आपकी 16(2) की सारी कंडीशन फुलफिल होगी। 16(2) में आपने बोला गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो जाने चाहिए, हमने कहा जी साहब हाँ हो गए। इनवॉइस होना चाहिए साहब, हाँ जी साहब, हेड ऑफिस के नाम पर ही है। सामने वाले ने टैक्स पे कर दिया, हाँ जी साहब कर दिया। हमने हमारा सेक्शन 39 में रिटर्न भर दिया, हाँ जी सर हमने भी भर दिया। हमने भी हमारा रिटर्न भर दिया, सामने वाले ने भी अपना टैक्स दे दिया, गुड्स और सर्विसेज भी हमारे नाम पर है और बिलिंग भी हमारे नाम पर है। कहां दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड में बोला साहब क्रेडिट नहीं ले सकता कॉमन इनपुट सर्विसेज के रिस्पेक्ट में। अब अगेन रिपीटिंग कि जो एडवांस रूलिंग आई थी क्यूमिन इंडिया लिमिटेड की, उसमें उन्होंने साफ साफ बोला कि क्रेडिट नहीं ले सकते कॉमन इनपुट सर्विसेज का, जो एक्चुअली फॉर द पर्पस ऑफ, फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रांचेस अवेल कराई गई है हेड ऑफिस के द्वारा। तो हेड ऑफिस ले रहा है ब्रांचेस को प्रोवाइड कराने के लिए, तो वहां पर बात वही है कि टिपिकली वो सर्विसेज दी ब्रांचेस को जा रही हैं, लेकिन बिलिंग हेड ऑफिस को हो रही है। क्रेडिट हेड ऑफिस लेना चाहता है, तो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने कहा साहब नहीं ले सकता, बिना आईएसडी के नहीं ले सकता, क्योंकि आईएसडी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो फिर इस क्लॉज का क्या पर्पस है? फिर मुझे बता देंगे, फिर इस क्लॉज का क्या पर्पस है? यानी जहां पर मैं बिल टू शिप टू मॉडल फॉर सर्विसेज यूज करना चाहता हूं, तो आपने कहा साहब नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आईएसडी इज ऑलरेडी देयर। नाउ वन में आस्क, एक जना पूछ सकता है साहब यहां पर कि मुझे एक बात बताइए सर, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर ये एक्सप्लेनेशन काम करेगा बिल टू शिप टू वाला इन केस ऑफ सर्विसेज, तो फिर तो आईएसडी की जरूरत ही नहीं है। पूरे जीएसटी में फिर आईएसडी का वजूद ही खत्म हो जाता है। द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। बट एज आई सेड, आई एम नॉट द एप्रोप्रिएट पर्सन टू डिक्लेयर दिस थिंग कि साहब आईएसडी रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी। ये जुडिशरी ही डिसाइड करेगा कि आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है या नहीं है। लेकिन हां, एक बात तो फैक्ट है कि अगर मैं इस एक्सप्लेनेशन का बेनिफिट अवेल करना चाहता हूं, बिल टू शिप टू मॉडल अवेल करना चाहता हूं फॉर द पर्पस ऑफ इनपुट सर्विसेज, हाजी साहब मैं नहीं लूंगा रजिस्ट्रेशन। मैं आईएसडी का या तो आप आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेकर क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करवा दीजिए, या फिर मैं इस एक्सप्लेनेशन का यहां पर बेनिफिट लेकर क्रेडिट अवेल करूंगा। बात क्रेडिट अवेल करने की चल रही है, मैंने अभी आगे डिस्ट्रीब्यूट करने की बात नहीं करी, वो हम कर रहे हैं साहब, वो भी कर रहे हैं। अभी सिर्फ बात यह है कि जो हेड ऑफिस है, जो हमारा हेड ऑफिस है जिसे क्रेडिट अवेल करना है, जैसे ये इनवॉइस, ये जीएसटी कंप्लायंस की जो मैंने इनवॉइसिंग करी है, 180 रुपए का जो मैंने जीएसटी लगाया है, क्या 180 रुपए का जीएसटी मेरा हेड ऑफिस ले सकता है क्या? हाँ ले सकता है, अगर मैं सेक्शन 16 सब सेक्शन नंबर 2 क्लॉज बी एक्सप्लेनेशन सेकंड को बैक करता हूं। अगर ये मेरे बैकएंड में है, इसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, इस एक्सप्लेनेशन का यूज कर मैं क्रेडिट ले सकता हूं। मुझे आईएसडी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ एट द सेम टाइम आपने सेक्शन 24 में बोला कि आईएसडी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी। नाउ दिस इज द मैटर ऑफ लिटिगेशन, दिस इज द मैटर डिस्प्यूट, यही है जिसके लिए आज हम यहां पर मिले हैं। आज हमें डिसाइड करना है। और अगर देखा जाए साहब तो एक्सप्लेनेशन है, और ये कहीं मेंशन्ड नहीं है, ये कहीं मेंशन्ड नहीं है कि ये एक्सप्लेनेशन एप्लीकेबल नहीं होगा, या फिर ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन पर डिपेंड करेगा। वन में आस्क कि सर 1-2 ट्रांजैक्शन होंगे तो फिर आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर इस एक्सप्लेनेशन से काम चला लेंगे। तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को लेकर तो कहीं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा ना यहां पर 16(2)(b) में, नहीं हमारे पास आईएसडी का जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है उसमें, और ना ही जो आईएसडी का मेन सेक्शन है हमारे पास सेक्शन नंबर 20 और 21 उसमें, वहां पर भी ऐसी कोई बात नहीं कर रखी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यू कैन नॉट से समथिंग लाइक दिस कि सर अब 4-5 ट्रांजेक्शन है साल के अंदर, तो ठीक है फिर तो बिल टू शिप टू का इस्तेमाल कर लेंगे, अदरवाइज हम आईएसडी के साथ चले, अगर ज्यादा ट्रांजेक्शन है तो आईएसडी के साथ चले जाएंगे। ऐसा भी हम कह नहीं सकते ठोस तौर पर। दूसरा, हम ये भी नहीं कह सकते कि सर स्पेसिफिक बिलिंग और कॉमन बिलिंग। वन में आस्क अगेन कि सर कॉमन बिलिंग हो रहा है, 4 यूनिट्स को एक साथ सर्विस दे दी है और चारों यूनिट का एक साथ बिल कर दिया है, तो भैया कॉमन बिलिंग हो चाहे स्पेसिफिक बिलिंग हो, अगेन एज आई सेड बिलिंग हेड ऑफिस को हो रही है, बिल टू शिप टू मेरे डायरेक्शन पे दी जा रही है, उसे आगे मैं कैसे बांटता हूं, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक। अभी के लिए जो बात है वो साहब, क्या मैं क्रेडिट ले सकता हूं? हाँ ले सकता हूं, क्योंकि
मेरे डायरेक्शन पर अगर मेरी यूनिट्स को सर्विसेज दी गई हैं तो मेरे को वो डीम्ड रिसीव्ड मानी जाएंगी। फिर वो भले ही कॉमन बिलिंग हो रही हो, बिलिंग देखो अमाउंट क्या रख रहे हो दैट इज नॉट द मैटर कि अमाउंट स्पेसिफिकली बता रहे हो ब्रांच वाइज या एक मुश्त बता रहे हो, ये तो मुद्दा ही नहीं है सब हमारा। तो दोनों बातें, एक फ्रीक्वेंसी वाली बात और एक कॉमन बिलिंग वाली बात, दोनों ही यहां पर एप्लीकेबल नहीं होंगी। सो दिस इज द मैटर ऑफ लिटिगेशन। अगेन एज आई सेड कि एक तरफ आप आईएसडी को मैंडेटरी बताते हो, दूसरी तरफ हमारे पास में बिल टू शिप टू ऑफ सर्विसेज का केस अवेलेबल है। अब आती है बात आगे की, और आगे की बात यह है साहब कि अब मुझे अगर आगे क्या करना है, क्रॉस चार्ज, मुझे अगर आगे क्या करना है क्रॉस चार्ज, तो वो मैं कैसे करूंगा, क्योंकि बात डिस्ट्रीब्यूशन की भी तो है ना, साथ में बात डिस्ट्रीब्यूशन की भी है। इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज अवेलिंग द क्रेडिट, इट्स ऑल्सो अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग द क्रेडिट। आईएसडी में हम क्या करते हैं साहब, जीएसटीआर 6 होता है हमारे पास, जीएसटीआर 6 होता है जिससे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा प्रोसेस हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं, टर्नओवर के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट हम करके चलते हैं क्रेडिट को। लेकिन यहां पर जो एक्सप्लेनेशन हमने यूज करा है बिल टू शिप टू वाला, वहां पर हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करके चलेंगे, वेरी वेरी सिंपल भाई साहब, हम क्रॉस चार्ज कर देंगे। हम क्रॉस चार्ज कर देंगे बिकॉज यूनिट्स मेरी है, यूनिट्स मेरी है, कंसिडरेशन में लूंगा नहीं, कंसिडरेशन में लूंगा नहीं, ठीक है। तो उस केस में भाई मेरा पैसा मेरी ही जेब में जा रहा है ना, मैं अपनी यूनिट से तो पैसे लूंगा नहीं, तो वो विदाउट कंसिडरेशन हो गया। तो विदाउट कंसिडरेशन के केस में आप कहोगे साहब दिखती बात है कि अगर सर्विसेज वहां हुई है और बिलिंग आपके पास में, तो कहीं ना कहीं इसको ऑटोमेटिकली डीम्ड सप्लाई बना देंगे ये लोग। डीम्ड सप्लाई तो वो बनेगा क्योंकि सर्विसेज यूनिट रिसीव कर रहा है, ये है आपका यूनिट और ये है आपका एचओ, आपने दे दिया एचओ को। अब आपने एचओ को दिया है तो बैकएंड पे डेफिनेटली ये सप्लाई तो बनेगा, सप्लाई तो आपको इसको बनाना पड़ेगा, तो ये मेरा क्रॉस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, मैं क्रॉस चार्ज कर दूंगा, क्या दिक्कत की बात है। और यहां पर पता है आपको वैल्यूएशन बेनिफिट मिल जाएगा। सेकंड प्रोवाइजो रूल 28, सेकंड प्रोवाइजो रूल 28 का बेनिफिट आप यहां पर ले लोगे। डीम्ड वैल्यू, द वैल्यू डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस टू बी द डीम्ड वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी, उसी को असेसेबल वैल्यू मान लेंगे। तो सेकंड प्रोवाइजो का बेनिफिट भी डेफिनेटली मैं यहां पर उठा ही लूंगा। तो ज्यादा बेनिफिशियल मेरे लिए क्या है, ज्यादा बेनिफिशियल मेरे लिए देखो, इससे होगा ये कि साहब यहां जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 100 से बिलिंग हुई, ठीक है, 18 रुपए जीएसटी लगा तो 118 बन रहा है। सेम भी अगर कर दूं तो दिक्कत नहीं ना साहब, अगर मैं सेम क्रॉस चार्ज कर देता हूं, मैं सेम क्रॉस चार्ज कर देता हूं, तो ठीक है, मैंने इनडायरेक्टली वो 18 रुपीज का क्रेडिट किसके पास पहुंचा दिया, मेरी यूनिट के पास पहुंचा दिया, क्रॉस चार्ज मैकेनिज्म का यूज करके। डीम टू बी रिसीव्ड बाय मी था, तो डेफिनेटली आगे आपको इनवॉइस तो करना ही था, तो मैंने उसको क्रॉस चार्ज कर दिया, और क्रॉस चार्ज करके मेरे क्रेडिट को आगे ब्रांच तक ट्रांसफर कर दिया। मैंने आपको आईएसडी की मास्टर क्लास में यह समझाया भी था कि क्रॉस चार्ज का सिर्फ एक ही पर्पस है, इंटेंडेड रेसिपिएंट को उसका क्रेडिट अवेलेबल करवा देना, क्योंकि आउटपुट लायबिलिटी उसकी बन रही है, तो उस तक क्रेडिट पहुंच जाना चाहिए। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ क्रॉस चार्ज। और ट्रांजेक्शन ट्रेस भी हो जाता है गवर्नमेंट के पास में, क्योंकि डेफिनेटली आप उस पर जीएसटी पे करोगे, भले आप नॉमिनल वैल्यू रखो बट आप पे करोगे, तो दोनों बेनिफिट हो रहे हैं यहां पर। द पॉइंट इज कि जो क्रॉस चार्ज मैं कर रहा हूं, वैल्यूएशन आपने साहब बता दिया, बेनिफिशियल क्या रहेगा। द पॉइंट इज कि क्रॉस चार्ज आपने बता दिया, वैल्यूएशन का बेनिफिट मैं ले लूंगा, लेकिन ओवरऑल मेरे लिए बेनिफिशियल क्या रहेगा। देखो आईएसडी का डेफिनेशन आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद में मैं मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का जो सेक्शन 24 है वो भी डिस्कस कर चुका हूं। उसमें कोई देख लो ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं है जो फ्रीक्वेंसी की बात करता हो या कॉमन बिलिंग वगैरह की बात करता हो, यहां पर सीधा सीधा सा बोला है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। बिल टू शिप टू मॉडल मैंने आपको बता दिया, बिल टू शिप टू मॉडल सर्विसेज केस में भी अप्लाई होता है। सेकंड एक्सप्लेनेशन है 16(2)(b) की। आर वी क्लियर विद दिस? नो, द पॉइंट इज क्रॉस चार्ज। मैंने आपको क्लियर कट बता दिया कि जो आपकी यूनिट है उसे हेड ऑफिस को कहीं ना कहीं क्रॉस चार्ज करना ही पड़ेगा। वैल्यूएशन का बेनिफिट मैं आपको बता चुका हूं कि आप सेकंड प्रोवाइजो लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? सेकंड प्रोवाइजो टू रूल 28। यहां पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन टू दी एसईसी, क्या मैं आईएसडी के साथ जाऊं या मैं बिल टू शिप टू के साथ जाऊं, और बिल टू शिप टू के साथ जाऊंगा तो डेफिनेटली मुझे क्रॉस चार्ज भी आगे करना पड़ेगा, यानी दो फंडे साथ में लगेंगे। बिल टू शिप टू से तो मैं क्रेडिट अवेल करूंगा और इस क्रेडिट को आगे मैं क्रॉस चार्ज से ट्रांसफर करूंगा। आईएसडी में ऐसा नहीं होता साहब, आईएसडी में तो आईएसडी को ही बिलिंग हो जाती है और वही आगे से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। हम ऑलरेडी मास्टर क्लास में बहुत डिटेल में समझ चुके हैं। द पॉइंट इज साहब, ये तो मैटर ऑफ लिटिगेशन है, ये तो बहुत क्लियर हो चुका है, ये तो बहुत क्लियर हो चुका है। पॉइंट इज बेनिफिशियल कौन सा है साहब, फटाफट से बता दीजिए बेनिफिशियल कौन सा है। दोस्त देखो, बेनिफिशियल आपके लिए फॉर द टाइम बिंग आईएसडी भी हो सकता है और आपके लिए क्रॉस चार्ज वाला भी यानी बिल टू शिप टू वाला मॉडल भी हो सकता है। अगर अभी आपने बिल टू शिप टू का बेनिफिट ले लिया और बाद में जुडिशरी ये डिक्लेयर कर देता है कि साहब नहीं आईएसडी मैंडेटरी था,
डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं, मैंने पहले भी बोला दिस इज माई व्यू, आपका अपना अलग व्यू हो सकता है, जुडिशरी का अपना अलग व्यू हो सकता है, तो वहां पर आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि बैक डेट से आपकी 12 बज जाएगी। ठीक है, इतने टाइम से आप क्या करते आ रहे हैं साहब, हम तो बिल टू शिप टू करते आ रहे हैं, हम तो क्रॉस चार्ज करते आ रहे हैं, पता चला साहब आपका आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी था, तो वहां पर आप पे पेनल्टी लेवी हो सकती है कि आपने सेक्शन 24 को कंप्लाई नहीं करा। दूसरी तरफ अगर बिल टू शिप टू मॉडल होता है तो सबसे बड़ी जो आपकी कंप्लायंस कॉस्ट बचेगी वो ये बचेगी कि आपको कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर आईएसडी, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल अ सेपरेट रिटर्न एवरी मंथ इन जीएसटीआर 6, क्योंकि एवरी मंथ क्रेडिट एवरी मंथ डिस्ट्रीब्यूट करना होता है सेक्शन 20। तो ना मुझे एक्स्ट्रा रिटर्न फाइल करवाने की जरूरत आ रही है, ना मुझे एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत आ रही है, और ना मुझे सेपरेट अकाउंटिंग एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। तो आपका जो कहते हैं ना कि कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन भी कम रहेगा, कम एंट्रीज होंगी। क्योंकि और देखो आपके लिए सिंपल इसलिए होगा कि आप तो वैसे भी माल बेचते हो, तो वही एक बार आपको इनवॉइसिंग अपनी ब्रांच को कर देनी है, अपनी डिस्टिंक्ट यूनिट को आपको क्रॉस चार्ज कर देना है, तो वो तो आपके रेगुलर बिजनेस के अंदर भी क्रॉस चार्ज हो जाएगा। तो बिल टू शिप टू इज ऑलवेज गोना बी बेनिफिशियल फॉर यू, बट मैंने बोला कि अगर लिटिगेशन में चले गए साहब तो लिटिगेशन की भी कॉस्ट होती है, लिटिगेशन की कॉस्ट भी कॉस्ट होती है, सेपरेटली जो पेनल्टी लगेगी वो अलग। तो एज आई सेड इट इज अ मैटर ऑफ लिटिगेशन, बट जो मुद्दा था वो आपके साथ डिस्कस करना बहुत जरूरी था और वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से ये मुद्दा समझ में आया। मुद्दा है बिल टू शिप टू प्लस क्रॉस चार्ज वर्सेस आईएसडी। थैंक यू सो मच। आपके क्या ओपिनियंस है मुझे डिटेल में बताइएगा। एक क्वेरी और छोटी सी थी एम्प्लॉय कॉस्ट को लेकर कि क्या सर एम्प्लॉय कॉस्ट के ऊपर क्रॉस चार्जिंग होनी चाहिए क्या? अगर हेड ऑफिस का एम्प्लॉय है, ब्रांच को सर्विसेज दे रहा है, या हेड ऑफिस लेकर ब्रांच को सर्विसेज दे रहा है, आईएसडी मास्टर क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस हुआ था। और एम्प्लॉय वाली जो बात है साहब, मैं ऑलरेडी अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर एक बार नहीं शायद 2 बार या 3 बार क्लैरिफिकेशन दे चुका हूं। मेरा व्यू पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी लिंक्डइन पर डिटेल में समझा चुका हूं, तो वो बात आज अपन एम्प्लॉय कॉस्ट वाली नहीं करेंगे। अगर आपको देखना है आप लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके वो पोस्ट मेरा देख सकते हैं। तो जो 2 मेन मुद्दे थे एम्प्लॉय कॉस्ट को लेकर, क्योंकि ये पहले आपके पास कोलंबिया एशिया जो हॉस्पिटल का जो केस था वहां पर भी आया था एम्प्लॉय कॉस्ट वाला मुद्दा, ये क्यूमिंस इंडिया में भी आ गया साहब, दिस द सेकंड एडवांस रूलिंग, जिन्होंने बोला कि साहब नहीं एम्प्लॉय कॉस्ट भी आपको आगे क्रॉस चार्ज करनी पड़ेगी। तो अब एज आई सेड इट इज अगेन अ मैटर ऑफ लिटिगेशन, चाहे वो हो चाहे ये हो, देखेंगे इसका क्या फाइनल फैसला निकल कर आता है। बट फॉर द टाइम बीइंग मैंने अपना ओपिनियन रखा है और मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपना ओपिनियन नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। टिल देन बाय बाय टाटा सी यू, मिलेंगे आपसे एक अगले वीडियो में, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।